नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में नाज़रीन आपको मैं वो ख़बर सामने रखूँगा जिसमें एक बीजेपी रुकन असम्बली ने डॉक्टरों को शैतान बताया है तो सहाफ़ियों को दलाल कहा है। इसी तरह नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हांगकांग में बहुत ज़ोरों शोरों से मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ के पार्लियामेंट में धावा बोल दिया गया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, हांगकांग में किस लिए हो रहा है, ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और हांगकांग में माजी में क्या हुआ है उसकी भी तफसीलात रखते हुए आपको बताऊँगा कि आज लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है जिसमें उम्रा से लौट रहे 2 अफराद की मौत हो गई है। मैं इन सारी तफसीलात पर रोशनी डालूंगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाजरीन, अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर बीजेपी के बिलिया से रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह ने अब डॉक्टरों को शैतान और सहाफ़ियों को दलाल कह करके उनके पेशे से अपनी दुश्मनी का इजहार किया है और उनकी खुल्लम खुल्ला जो है बेइज्जती की है। पीर के रोज़ योम मुआलिज यानी डॉक्टर्स डे पर मुनाकिदा एक तकरीब में तकरीर करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि सरकारी डॉक्टर्स शैतान की तरह होते हैं जो गरीबों की खिदमत नहीं करते। सुरेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स मरीजों से मोल भाव करते हैं और वो शैतान बन गए हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो उन्हें अक्ल दे। सुरेंद्र सिंह ने इसके बाद अपना गुस्सा सहाफ़ियों पर भी उतारा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सहाफ़ी मकामी सतह पर दलाल की शक्ल में काम करते हैं। वो कहते हैं कि सहाफ़ी अच्छे मज़ामीन शाये नहीं करते और सिर्फ भगवान ही जानता है कि वो समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मुरादाबाद ज़िला अस्पताल के तज्ज़िये के दौरान सहाफ़ियों को इमरजेंसी वार्ड में बंद करने को लेकर बीजेपी रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सहाफ़ियों को कमरे में बंद नहीं किया गया था बल्कि उनको इज्जत से बिठाया गया था। दरअसल मुरादाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट पर इल्ज़ाम है कि जब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अस्पताल का दौरा करने वाले थे तो उससे ठीक पहले ज़िला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दर्जनों मीडिया एहलकारों को बंद करवा दिया। काबिल ज़िक्र है कि सुरेंद्र सिंह इससे कबल भी कई मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि तवाइफ़ें सरकारी अफसरान से बेहतर होती हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान राम भी असमदरी के वाक़यात नहीं रोक सकते। उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का भी मुआवजना लिंकन ही से किया था। दिया नाज़रीन, यही है वो महाशय जो इस वक्त डॉक्टरों को शैतान और सहाफ़ियों को दलाल कह रहे हैं। पता नहीं इनको किस किस्म की दुश्मनी है। अगर ये बाज़ डॉक्टर और बाज़ सहाफ़ी कहते तो शायद वो अपने इस दावे में सही होते हैं। पर नाज़रीन, अब चलते हैं पाकिस्तान के लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब जहाँ पर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान में फायरिंग के मामले एक दूसरे को जान से मारने की और फिर जो है बम धमाकों की इबादत गाहों में, एयरपोर्ट में और मसाजिदों गिरजाघरों में एक आम सी बात हो गई, ऐसा महसूस होता है। अब ताज़ा रिपोर्ट पहुंची है कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लाहौर में वाक़ है वहाँ पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग हो गई है जिसकी वजह से सनसनी फैल गई। इस वाक़े में उम्रा करके लौट रहे 2 अफराद की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की शनाख्त शान और अरशद के तौर पर की गई है। एयरपोर्ट में गोलीबारी के इस वाक़े ने लोगों को काफ़ी हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। गोलीबारी के इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट पर कसीर तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। ख्याल रहे कि 1.5 साल के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग का यह दूसरा वाक़या है। पुलिस के मुताबिक मक़तूलिन की शनाख्त ज़ैन और अकरम के नाम से हुई है जबकि ज़ख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त अंसर के नाम से हुई है। पुलिस ने फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया गया है। यूँ महसूस होता है कि जो है यहाँ लोग एयरपोर्ट में और दीगर इलाक़ों में धमाका खेज़ मवाद हो या फिर पिस्तूल जैसी चीज़ें बिना चेकिंग के न जाने किस तरह इन लोगों को अंदर लिया जाता है। फिर इस तरह के वाक़यात क्यों इस तरह सिक्योरिटी टाइट नहीं होती है एयरपोर्ट में भी जहाँ पे जो सबसे संजीदा जो है जगह होते हैं, पता नहीं चलता। बहरकैफ नाज़रीन, आज की एक और अहम तरीन ख़बर जो आप लोगों के सामने रखना है वो है, आप लोगों को मालूम है कि गुज़श्ता कई दिनों से हांगकांग में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं।
ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کرنے کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر مظاہرین نے پارلیمنٹ میں دھاوا بولتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ خیال رہے کہ مجرمان کی حوالگی سے متعلق مجوزہ بل کے خلاف ہانگ کانگ میں 3 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لام کی جانب سے بل کی معطلی کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد نے احتجاج میں حصہ لیا۔ کیری لام نے اتوار کے روز بل پیش کرنے پر معذرت کر لی تھی۔ بہت سے مظاہرین جنہیں ہانگ کانگ پر چین کے اثر و رسوخ بڑھنے کا خدشہ ہے وہ کیری لام سے استعفا بھی مانگ رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو صرف معطل ہی نہیں بلکہ ختم بھی کیا جائے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ رات ماسک اور پیلی ٹوپی پہنے نوجوان پولیس سے جھڑپ کے دوران پارلیمنٹ میں گھس آئے، جہاں انہوں نے عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور اس کی دیواروں پر حکومت مخالف نعرے لکھے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کرتے ہوئے عمارت کو گھیرے میں لے کر اس کے مختلف راستوں سے اندر گھسنے کی کوشش کی، آنسو گیس کے شیل فائر کیے اور لاٹھی چارج بھی کیا، جس کی وجہ سے مظاہرین منتشر ہو گئے۔ مظاہرین کی جانب سے پارلیمنٹ میں برطانوی جھنڈا لہرایا گیا، جہاں دیواروں پر ہانگ کانگ چین نہیں ہے لکھا گیا تھا۔ اس سے قبل مظاہرین نے بیجنگ کے حمایت یافتہ حکمرانوں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے استعفا کا مطالبہ کیا تھا۔ احتجاجی مظاہرے میں شامل 26 سالہ جوئے کا کہنا تھا کہ ہم نے مارچ کیے، دھرنے دیے، مگر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہمیں اب دکھانا ہوگا کہ ایسا نہیں کہ ہم صرف بیٹھ کر کچھ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، مگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہانگ کانگ میں مجرمان کی حوالگی سے متعلق پیش کی گئی قانون کے تحت نیم خود مختار ہانگ کانگ اور چین سمیت خطے کے دیگر علاقوں میں کیس کی مناسبت سے مفرور ملزمان کو حوالے کرنے کے معاہدے کیے جائیں گے۔ مذکورہ قانون کی مخالفت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بل چینی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اور خدشہ ہے کہ بیجنگ اس قانون کو سماجی کارکنان، ناقدین اور سیاسی مخالفین کی چین حوالگی کے لیے استعمال کرے گا۔ دوسری جانب قانون کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اس کی ہانگ کانگ کو مفرور ملزمان کی پناہ گاہ بننے سے بچایا جا سکے گا۔ صرف ایک بل کو لے کر کے ناظرین یہ سارا بوال کھڑا ہوا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے ہانگ کانگ میں یہ دیکھیے کس طرح لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے کل رات انہوں نے یہاں کے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کر دیا۔ ناظرین، ہانگ کانگ کا معاملہ تاریخ کے حوالے سے ہم جانیں گے تو برطانیہ سے عوامی جمہوریہ چین کو ہانگ کانگ کی واپسی 1 جولائی سن 1997 کو عمل میں آئی۔ اس کے بعد سے ہانگ کانگ میں ایک ملک 2 نظام رائج ہے، یعنی ملک ایک ہی ہے لیکن نظام 2 ہے۔ یعنی بعض لوگ مانتے ہیں کہ یہ چین میں ہے، بعض لوگ مانتے ہیں کہ جو ہے ہانگ کانگ چین میں نہیں ہے۔ یہ برطانیہ کی جانب سے چین کے حوالے اس کو کر دیا گیا تھا 1 جولائی سن 1997 میں۔ ہانگ کانگ کی سرحد پر تقسیم ہو جانے والے خاندانوں کو امید تھی کہ چین حوالگی کے بعد وہ اپنے پچھڑے رشتہ داروں سے مل سکیں گے۔ تاہم اس ضمن میں یومیہ 150 چینیوں کا ہانگ کانگ میں بسنے کا کوٹا مختص کیا گیا اور بہت سے لوگ مایوس رہ گئے۔ یعنی جب ہانگ کانگ چین کے اندر داخل ہو گیا تو اس وقت یہ وہاں پر شرط رکھی گئی کہ ہانگ کانگ میں بسنے کے لیے صرف روزانہ 150 چینیوں کو اجازت مل سکے گی۔ اس کے بعد سن 2002 کی بات کرتے ہیں تو رہائش کا یہ سلسلہ سن 2002 میں دوبارہ اس وقت بڑھا جب ہانگ کانگ نے 4000 کے قریب ان چینیوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کیا جو وہاں رہنے کے قانونی لڑائی ہار گئے تھے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس کچھ خاص مسودے نہیں تھے وہ لوگ جب وہاں ہار گئے تو ڈیپورٹ کرنے کا سیشن شروع ہوا۔ تصویر میں نظر آنے والے ان پریشان حال خاندانوں کو اس پارک سے نکال دیا گیا تھا جہاں وہ احتجاج کر رہے تھے۔ یہ دیکھیے یہی تصویر ہے جو احتجاج کر رہے تھے تو ان کو ہانگ کانگ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو تب سے لے کر کے ہانگ کانگ میں مزید جو ہے مظاہرے شروع ہوئے۔ سن 2003 میں انتہائی متعدی مرض سارس ہانگ کانگ سے پھیلا تھا۔ اس وائرس سے فلو جیسی کیفیت والی بیماری کو عالمی ادارے صحت نے وبا قرار دے دیا تھا۔ ہانگ کانگ میں اس بیماری سے قریب 300 افراد ہلاک ہوئے تھے، جو اس وقت بہت ہی بڑی مرض تھی۔ سن 2003 کو آپ دیکھیں گے اور آپ اس وقت فلو کے نام سے اگر اس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات انٹرنیٹ میں مل جائیں گی۔ چین کے ایک ملک 2 نظام کی پالیسی سے وہاں صورتحال اکثر کشیدہ رہی ہے۔ ہانگ کانگ کی چین حوالگی کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر ہزارہ افراد نے ہانگ کانگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ افراد سیاسی اصلاحات، جمہوریت اور ہانگ کانگ کے آئندہ لیڈر کے چناؤ کے لیے براہ راست انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس بات کو لے کر کے مظاہرہ ہوا۔ سن 2008 کی بات کرتے ہیں تو ہانگ کانگ میں جائیداد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سبب گھروں کے کرائے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر افراد کو نام نہاد
केज होम या फिर पिंजरा घर में रहना पड़ता था। जो आप मेरी तस्वीर इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह के घर हांगकांग में मुतारिफ हुए। सन 2008 तक ऐसा तर्ज रिहाइश हांगकांग में गैर मामूली बात नहीं थी, यानी एक किस्म के आम हो गई थी कि पिंजरे में लोग रहना शुरू कर दिया था बढ़ती आबादी की वजह से। उसके बाद यहाँ पर तेनामन स्क्वायर में सफाकाना हुकूमती क्रैकडाउन की 20वीं सालगिरह के मौके पर सन 2009 में हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में बड़ी तादाद में हांगकांग के बाशिंदों ने जमा होकर मोमबत्तियां जो है यहाँ पर रोशन की। ये तेनामन स्क्वायर की याद में इन्होंने एक अंजाम दिया था। फिर उसके बाद सन 2014 में मजीद खुद मुख्तारी का मुतालबा बढ़ गया, यानी कि हांगकांग को अलग करने का, चीन से अलग करने का मुतालबा बढ़ गया। सितंबर सन 2014 में मजीद खुद मुख्तारी के लिए किए जाने वाले मुजाहिरों ने 2 माह तक हांगकांग को अपने लपेट में ले रखा था, यानी लगातार 2 महीनों तक मुजाहिरे जारी हुए। इन मुजाहिरों को अम्ब्रेला रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था, यानी हाथ में छतरी पकड़ करके ये जो है या फिर छतरी सर पर रख करके ये मुजाहिरे कर रहे थे, क्योंकि मुजाहिरीन पुलिस की जानिब से मिर्च के स्प्रे और आंसू गैस से बचने के लिए छतरियों का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी लगातार मुसलसल जो है पुलिस परेशान कर रही थी मिर्ची स्प्रे से और दीगर कुछ आंसू और गैस के गोलों की वजह से, तो ये छतरियां लेकर के मुजाहिरा शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आती है बात सन 2015 की, जब खेल में सियासी रंग आया। अम्ब्रेला रेवोल्यूशन के 1 साल से भी कम अरसे में यहां पर चीनी फुटबॉल टीम ने 17 नवंबर 2015 को एक फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच हांगकांग के खिलाफ खेला। तब हांगकांग में उनका दोस्ताना खैर मकदम नहीं किया गया। जब चीन का कौमी तराना बजाया जा रहा था तो तमाशबीनों ने ऐसे पोस्टर उठा रखे थे जिन पर तहरीर था कि हांगकांग चीन नहीं है। ये मैच 0-0 पर ख़त्म हो गया। उसके बाद से फिर दूरियां बढ़ी, यानी कि आप साफ मामला ये समझिए कि हांगकांग में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो लोग हांगकांग को चीन के हवाले करने से राज़ी नहीं थे। बाज़ लोग राज़ी हैं, बाज़ लोग राज़ी ना होने की वजह से ये सारा खेल शुरू हुआ है। अब हालिया जो मुजव्वज़ा बिल लाई गई है वो भी वहाँ के बाशिंदे समझते हैं कि वो उनके खिलाफ है, इस वजह से उसके खिलाफ वो मुसलसल 3 हफ्तों से, यानी कि जो है 15 दिनों से भी ज़ायद 21 दिनों से लोग वहाँ पर जो है मुजाहिरे कर रहे हैं। सन 2016 की बात करते हैं तो ये भी तशद्दुद का दौर माना जाता है। सन 2016 में हांगकांग की पुलिस की सख्तगीर हिकमत अमली एक बार फिर शहर सुर्खियों की जीनत बनी। हांगकांग हुक्काम ने पड़ोसी मुल्क के गैर कानूनी खानचा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस को भेजा, जिसने उन पर डंडों और मिर्चों वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान होने वाला यह तसादुम कम खूनरेज नहीं रहा था, बल्कि ये भी बहुत ही खूनरेज रहा था। बहरकैफ नाज़रीन, ये वो तस्वीरें हैं और ये हांगकांग की वो मुख्तसर तारीख़ है जो इस वक्त 21 दिनों से जारी वहाँ की तशद्दुद की तस्वीर पेश कर रहा है। साफ बात यह है कि यहाँ पर हांगकांग में बसने वाले लोग चीनी हुक्म से या चीनी वहाँ की हुकूमत से खुश नहीं है, या वहाँ से पास की जाने वाले कवानीन से खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं और पार्लियामेंट पर हमला करके वहाँ की शीशों को तोड़ने का ताज़ा हमला सामने आया है। यूरोपियन ममालिक में ये खबरें बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, एशियन ममालिक में भी दिखाई जा रही हैं। गुज़श्ता 2-3 दिन से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हांगकांग में जो एहतिजाजात जारी हैं उसके बारे में और उसके क्या वजूहात हैं और हांगकांग की तारीख़ बयान करें। तो इस वजह से मैंने आज के प्राइम टाइम में तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, मुख्तसरन जो मुझे मिल सका है। बहरकैफ आप इसको सामने रखें। और एक बात तो ये है कि इन लोगों से ये सीखना पड़ता है कि एहतिजाज कैसे और किस अंदाज में और किस तरह से किया जाता है, ये हांगकांग के लोगों से हमें सीखना पड़ेगा। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आज के प्राइम टाइम में हमसे जुड़े रहें, सीधी बात से जुड़े रहें और हमारी इस लिंक्स को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों अहबाब को हमारे चैनल से जोड़ें ताकि सही और सच्चे ख़बरें लोगों से और ज़्यादा लोगों तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।